Everyone, we are starting with our chapter number 1 of accountancy. So हम 11th क्लास में हमारे पास accountancy की basically 2 books हैं. Let's give me a brief. Financial accounting 1 and financial accounting 2. Financial accounting 1 में जो हमने पढ़ना है that is जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास विच इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं. द सेकेंड वन इज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग. इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटेंसी के, क्या क्या बेस है. जो ये 2 चैप्टर्स हैं यही हमारे बेस बनाएंगे फॉर द अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारे लिए न्यू है. जो ये 2 चैप्टर्स हैं दीज आर द थ्योरी चैप्टर्स एंड ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है. तो मैं आपको बता दूं कि इन 2 चैप्टर्स का जो वेटेज है वो हमारे एग्ज़ाम में 12 मार्क्स का है. उसके बाद फिर स्टार्ट होते हैं हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस के. हम जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, देन हम उनको क्लासीफाई करते हैं लेजर्स में, फिर लेजर्स से ट्रायल बैलेंस बनता है एंड देन एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट. तो इस पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस को हमने चैप्टर्स की फॉर्म में अब पढ़ना है इन योर 11th क्लास. सो चैप्टर नंबर 3 है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस 1, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस 2, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस एंड डेप्रिसिएशन. आई थिंक आई एम मिसिंग आउट वन चैप्टर दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज. I might have to check this. Then these 7 to 8 chapters are in your first book Financial Accounting 1. और इन जो चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 7 की जो वेटेज है that is around 44 marks. Then we'll move to next बुक फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2. उसमें हमारे पास 2 ही चैप्टर है जिसमें हम सोल प्रोप्राइटरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे. फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, इसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़नी है. और ये जो 2 चैप्टर्स हैं दैट विल कवर 24 मार्क्स इन योर एग्जाम्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेबस. तो आज हमने जो हमारी जो फर्स्ट क्लास रहेगी दैट वुड बी ऑफ चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी. अब इंट्रोडक्शन अकाउंटेंसी इज अ कंप्लीट थ्योरी चैप्टर और ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि ये सब्जेक्ट आप सबके लिए न्यू है और इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जो हमारे बेसिक टर्म्स होंगे, जो हमने फ्रीक्वेंटली वर्ड्स को यूज़ करना है हमारी अकाउंटिंग की लैंग्वेज. जैसे एक साइंस है, साइंस की लैंग्वेज अलग होती है, हम उसमें अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं. वैसे ही अकाउंटेंसी, और अकाउंटेंसी में भी हम अलग वर्ड्स को यूज़ करते हैं और उसको इंटरप्रेट करना आपको आना चाहिए. और वो इंटरप्रिटेशन कैसे पता लगेगी? जब हम चैप्टर नंबर 1 थ्योरी पढ़ेंगे, जो बेस है वो पढ़ेंगे. जब जैसे एक बिल्डिंग बनती है, जब उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होएगी बिल्डिंग भी तभी स्ट्रांग होएगी. दैट इज़ वाई चैप्टर नंबर 1 इज होल्ड सो मच इम्पॉर्टेंस इन योर सिलेबस. चाहे मार्क्स इसमें कम है बट फॉर होल द सब्जेक्ट टू गो इन अ स्मूथ फ्लो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली. सो चैप्टर नंबर 1 है जो इंट्रोडक्शन, इसमें बेसिकली 5 टॉपिक्स हैं. फर्स्ट वन इज योर मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग का क्या मतलब है हम ये पढ़ेंगे. देन अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग हमें कैसे हेल्प करती है. देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, रोल ऑफ अकाउंटिंग एंड बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग. सो बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग की हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और इन टुडेज वीडियो वी गोना कवर दीज 4 टॉपिक्स ओनली. So this was all about the syllabus. Now let's move to our next topic, which is what is the meaning of accounting. अब accounting का मतलब क्या है? अब हमारे पास क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर की अपनी अलग लैंग्वेजेस होती है, जावा होते हैं, HTML होता है. वैसे अकाउंटिंग है. अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. अकाउंटिंग क्या है? इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. अब लैंग्वेज ऑफ बिजनेस से हमारा क्या मतलब है कि बिजनेस ने हमारे पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमारे बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस रही है, इसको मॉनेटरी टर्म्स में कि हमारे पास क्या प्रॉफिट रहा है इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी,
और हमारी हमारी पोजीशन क्या है कि हम डेट में हैं या फिर हमने ज़्यादा हमारे पास ज़्यादा लेनदारियाँ हैं या देनदारियाँ इन लेमन लैंग्वेज. सो दिस इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की जो डेफिनेशन है वो देखते हैं. इट डिफाइंड अकाउंटिंग एज द आर्ट. अब आर्ट का मतलब क्या है? आर्ट क्या होता है? जो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अपने पर्सनल इफेक्ट के साथ जिस भी काम को करते हैं उसको हम आर्ट बोलते हैं. जैसे कोई म्यूजिशियन है, वो कोई म्यूजिक कंपोज करता है, वो अपना एक्सपीरियंस लगाता है, तो कोई रूल वगैरह नहीं फॉलो करता, अपने अकॉर्डिंग अपना एक्सपीरियंस लगा के करता है, तो वो क्या है? एक आर्ट है. तो अकाउंटिंग भी ऐसी है. हर अकाउंटेंट, हर बंदे का जो तरीका है वो अलग होता है. तो इसलिए इट इज़ एन आर्ट. आर्ट ऑफ व्हाट? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. कि जो भी सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? जैसे बिजनेस है, बिजनेस में कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट होगा, कोई कमर्शियल ट्रांजेक्शन होएगी. जैसे मैंने कुछ सेल किया, तो ये एक इवेंट है, एक ट्रांजेक्शन है. सबसे पहले हम इस ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे? इसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स के अंदर, उसका इफेक्ट देंगे. उसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद क्लासीफाई. हम इसको क्लासीफाई करेंगे. सेल है, परचेज है, हमने कोई एक्सपेंस इनकर किया है या कोई इनकम अर्न करी है. और क्लासीफाई करने के बाद हम समराइज करेंगे. अब हम जब एंड में देखेंगे कि हमारे बिजनेस की क्या रिपोर्टिंग रही है, हम एक एक ट्रांजेक्शन थोड़े देखेंगे, नहीं देखेंगे ना. हम इसको समराइज फॉर्म में देखेंगे कि हमारे पास टोटल सेल कितनी थी, टोटल परचेज कितनी थी, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ मनी. ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स. सी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन द पार्ट ऑफ एटलीस्ट फाइनेंशियल करेक्टर. और इनका जो करेक्टर है वो कैसा होना चाहिए? फाइनेंशियल होना चाहिए. फाइनेंशियल का मतलब क्या है? इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट्स एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स के. उसके बाद जब समराइज फॉर्म्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? इंटरप्रिटेशन करेंगे. इंटरप्रिटेशन किस चीज़ के लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए, कि क्या हम प्रॉफिट में थे या क्या हम लॉस में थे. सो दिस वाज ऑल अबाउट अकाउंटिंग. के अकाउंटिंग का मतलब क्या है? इट इज द आर्ट ऑफ व्हाट? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी. ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स. हम ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे टू गिव अ रिजल्ट. रिजल्ट किस लिए देंगे? फॉर द इंटरप्रिटेशन, राइट. उसके बाद हमारे पास है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने क्या डेफिनेशन दी है? इट इज द प्रोसेस. अब ये जो हमने ऊपर किया, यही हमारी प्रोसेस हुई. प्रोसेस क्या होगी अकाउंट की? हम आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे कि हमने जो सेल करी है, वो सेल हमने आइडेंटिफाई कर ली कि हाँ जी हमने सेल करी है. अब उस सेल को हम किस वैल्यू में रिकॉर्ड करेंगे? उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे मेजरमेंट. एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट informed judgments and decisions by the users of information. अब जो हम रिजल्ट्स तैयार कर रहे हैं, कोई ना कोई किसी के लिए तो कर ही रहे हैं. कौन है वो? उनको हम बोलते हैं इंटेंडेड यूजर्स. ये हम आगे भी पढ़ेंगे. इंटेंडेड यूजर्स जिनको हमारे ये रिजल्ट से फ़र्क पड़ता है. किनको फ़र्क पड़ता है? सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी मैनेजमेंट, जिन्होंने पैसे लगाए हैं उनको फ़र्क पड़ता है. सेकेंडली हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे जो हमारे लिए काम करते हैं, उनको तो भी फ़र्क पड़ता ही है कि हमारी कंपनी कैसी है, हमारे रिजल्ट्स, हमारे जजमेंट्स के. उसके बाद कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे बैंक जिन्होंने हमें लोन दिया है, जिन्होंने हमें लिमिट्स दी हैं, कैश क्रेडिट्स दी हैं, उनको तो भी फ़र्क पड़ता है. तो इनको हम क्या बोलते हैं? इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन बोलते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट अकाउंटिंग की डेफिनेशन. तो अगर आपको थ्योरी का कोई क्वेश्चन आता भी अकाउंटिंग का, यू विल बी एबल टू राइट इट. तो दोनों बेसिकली सिमिलर है. तो एक समरी, अगर हम समरी देखें तो दैट विल बी आइडेंटिफाइंग. ओके, आइडेंटिफाइंग के बाद हम क्या करेंगे? मेजरिंग के बाद हम क्या करेंगे? कम्युनिकेटिंग. तो यही हमारी प्रोसेस है एंड यही हमारी डेफिनेशन है. तो आगे जाने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन. हमारे पास एक वर्ड है बिजनेस. तो हम सब समझते हैं बिजनेस क्या होता है. अपार्ट फ्रॉम बिजनेस वी हैव अ वर्ड
कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है बिजनेस एंटरप्राइज वेदर फॉर प्रॉफिट और नॉट, कि हमारे पास एक बिजनेस है, इट इज अ व्हाट, इट इज अ बिजनेस और एंटरप्राइज, नो मैटर कि चाहे ये प्रॉफिट के लिए बनी है चाहे प्रॉफिट के लिए नहीं बनी हुई, ठीक है। वेदर मेड फॉर प्रॉफिट और नॉट, एंड और ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप में हो सकती है या पार्टनरशिप फॉर्म में हो सकती है या एक कंपनी हो सकती है। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक बिजनेस एंटरप्राइज होती है जिसका मेन मोटिव चाहे प्रॉफिट के लिए है या नहीं है, मतलब प्रॉफिट इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर। और इसके बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, फॉर्म्स मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिर्फ एक बंदा चला रहा है। फर्म हो सकती है when two or more partners unite themselves for trading or for business purpose, and एक company हो सकती है, right? So इसी के साथ इसी डेफिनेशन से हमने क्या इंटरप्रेट किया, हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। सी सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले इकोनॉमिक इवेंट होना चाहिए। यू सी इकोनॉमिक इवेंट, अब इकोनॉमिक इवेंट क्या होएगा, सेल परचेज हो गई या हमने किसी से पैसे दिए हैं पैसे लिए हैं। इकोनॉमिक डिसीजन से क्या होगा, इकोनॉमिक डिसीजंस को हम मेजर करेंगे, पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस लगा देंगे। क्या अकाउंटिंग प्रोसेस लगा देंगे, सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद हम क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, समराइज करेंगे, समराइज करने के बाद हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। ये अकाउंटिंग प्रोसेस लगा देंगे। अकाउंटिंग प्रोसेस करने के बाद जो भी हमारे कम्युनिकेट क्या करेंगे हम, फाइनल रिजल्ट्स हैं हम जो उसको कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट अब किसको करेंगे, हम करेंगे डिसीजन मेकर्स को। डिसीजन मेकर्स यानी इनको हम क्या बोलते हैं, इंटेंडेड यूजर्स। इंटेंडेड यूजर्स को हम क्या करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करेंगे। अब ओके लेट्स इसमें थोड़े से और डिस्कशन करते हैं कि व्हाट आर आवर इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन होंगे, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के विदिन होंगे। ऑर्गेनाइजेशन के विदिन क्या हमने पढ़ा भी अभी, मैनेजमेंट, ओके। आफ्टर मैनेजमेंट एम्प्लॉइज, ओके। एंड अगर हम देखें एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल में हमारे पास कौन कौन आ जाएंगे जी, बैंक्स आ जाएंगे। बैंक्स को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं क्योंकि हमें फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट आ जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटेंडेड यूजर्स। अब उसके बाद है अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, की जो अकाउंटिंग है एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये कैसे काम आती है। To be useful, the accounting information should ensure कि accounting information को क्या ensure करना चाहिए, provide information for making economic decisions. Economic decisions हम ले सकेंगे। accounting information ऐसी होनी चाहिए कि we are able to take an accounting decision. accounting decisions का मतलब क्या है कि suppose मैंने किसी कंपनी में पैसा लगाना है, अब हम पैसा लगाना है, उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ चेक करेंगे। फाइनेंशियल हेल्थ कैसे चेक करेंगे, फाइनेंशियल हेल्थ उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से, उसकी बैलेंस शीट से, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस से चेक करेंगे कि हमने उसमें पैसा लगाना है या नहीं आना। तो इकोनॉमिक डिसीजन एक हमारा क्या आ गया, इन्वेस्टिंग डिसीजन। ये आप बिजनेस स्टडी में भी पढ़ते हो, 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन था ना, उसमें आ गया इन्वेस्टिंग डिसीजन, एग्जाम्पल हो गया इसका। Second is serve the users who rely on the financial statement as their principal source of information. Suppose मैं किसी कंपनी का शेयर लेना चाहती हूँ, अब वो शेयर आगे जाके काम मुझे प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, ये मुझे कैसा पता लगेगा, क्योंकि मैं सिग्निफिकेंटली जब भी उसकी क्वार्टरली स्टेटमेंट्स आती हैं या जब भी कोई कंपनी रिपोर्ट इशू करती है, मैं रेगुलरली इंश्योर करती हूँ कि हाँ मैं एक पर्टिकुलर कंपनी में मेरा पैसा इन्वेस्टेड है। मैं उसके सोर्स पे, उसका जो प्रिंसिपल सोर्स है उस पर रिलाई कर रही हूँ। तो यूजर्स क्या करेंगे, उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे रिलाई करेंगे। सेकेंड इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग द अमाउंट,
टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ द पोटेंशियल कैश फ्लोज। अब किसी भी बिजनेस की या ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देख के हमें ये एस्टिमेशन लग पाता है कि आगे जाके कंपनी की क्या कंडीशन रहने वाली है। हम एक प्रिडिक्शन बना सकते हैं, एक प्रोजेक्शन बना सकते हैं। सपोज कि अब क्या हो रहा है, कोई भी एक कंपनी डिसाइड कर रही है कि वो आगे जाके कंपनी के साथ मर्ज होने वाली है, तो मर्जर और एक्विजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो हम इससे देख सकते हैं कि अगर वो जिस कंपनी को मर्ज कर रहे हो एक फाइनेंशियली गुड कंपनी है या उसमें पोटेंशियल है प्रॉफिट अर्निंग का, तो एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। तो ये जजमेंट यूजफुल हो सकती है किसके लिए, इंफॉर्मेशन प्रिडिक्शन करने के लिए, इवेल्युएटिंग द अमाउंट, टाइमिंग, क्या अर्न की कैश फ्लो की प्रिडिक्शन के बारे में भी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर जजिंग मैनेजमेंट्स एबिलिटी टू यूटिलाइज रिसोर्स इफेक्टिवली इन मीटिंग गोल्स। हम इससे ये भी जजमेंट लगा सकते हैं कि मैनेजमेंट की क्या इंटेंशन है, मैनेजमेंट जो कैश फ्लो आ रही है, जो हमारे पास जितना भी कैश फ्लो आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, रिटेन अर्निंग्स आ रहे हैं, उसको किस चीज़ में वो यूटिलाइज करना चाहती है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड फैक्चुअल एंड इंटरप्रिटेटिव इंफॉर्मेशन बाय डिस्क्लोजिंग असम्पशंस। अब ये एक कंपनी की जो फाइनेंशियल पॉलिसी है उसके बारे में भी डिस्क्लोज करता है, क्योंकि जब कंपनी अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बताएगी तो उसके साथ वो क्या करेगी, उसके साथ साथ वो जितने भी उसने अजम्पशंस यूज़ करे हैं, जितने भी उसने प्रिंसिपल्स यूज़ करे हैं, उस सब को क्या करेगी, डिस्क्लोज करेगी, जिससे हम पता लग सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फाइनेंशियल पॉलिसी कितनी इफेक्टिव है और कितनी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग है काम करने के लिए, राइट। तो ऐसे क्या है, अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें एज ए इंटेंडेड यूजर्स को, चाहे वो इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है, या फिर चाहे वो यूजर्स नहीं भी है तब भी यूजफुल है, राइट। सो अब जैसे कि हमने बोला था कि हम एनसीईआरटी टॉपिक्स के साथ साथ एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज योर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1। लेट अस सी जो भी हमने पढ़ा एक क्विक रिवीजन टाइप हो जाएगा। फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन व्हाट। इंफॉर्मेशन जो हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में इंफॉर्मेशन होती है, इसका बेस क्या है, वी हैव स्टडीड। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है दैट इज इकोनॉमिक इवेंट्स। नेक्स्ट वन इज इंटरनल यूजर्स आर, मैंने अभी पढ़ाया इंटरनल यूजर्स कौन कौन होते हैं, दीज आर वही दो पीपल होते हैं, कौन कौन, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज, दोनों हो सकते हैं, बोथ कैन बी द answer. Next is a dash would most likely use an entity's financial report to determine whether or not the business entity is eligible for a loan or not. कि एक क्या यूज करेगा उसकी इंफॉर्मेशन को ये डिसाइड करने के लिए कि एक जो एंटिटी है उसको लोन देना चाहिए, क्या वो एलिजिबल है या नहीं। दो बंदे हो सकते हैं, इसका आंसर क्या हो सकता है, हमारे क्रेडिटर्स भी हो सकता है। ओके, आप सबको क्रेडिटर्स का मतलब नहीं पता होगा क्योंकि ये सब हम बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में यूज करने वाले हैं, बट फॉर अ ब्रीफ क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हमने परचेजिंग की होती है और या फिर जिनको हमने एज ए एंटिटी को पैसा वापस करना होता है, एक तरह से जो कर्जा बोलते हैं वैसे, ठीक है। द इंटरनेट हैज असिस्टेड इन decreasing the dash in issuing financial reports to users। अब जैसे कि 21st सेंचुरी है, अकाउंटिंग में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। अकाउंटिंग पहले एक मैनुअल आया करते थे, एक रेड कलर की खाता बुक होती थी, सब कुछ रिटर्न होता था, बट अब क्या, अब हमारे पास अकाउंटिंग के लिए देयर आर अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर, वी हैव टैली, वी हैव बीजी, बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। एक्सेल ने भी कहीं ना कहीं बहुत सारा हेल्प किया। अब तो एआई का दौर है और चैट जीपीटी या गूगल जेमिनाई, बहुत सारे अकाउंटिंग बहुत इजी हो चुकी है, बट स्टिल अकाउंटिंग इज सिग्निफिकेंट। और मैनुअल इंटरप्रिटेशन या इंटरफेरेंस के बगैर अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटरप्रेट कौन करेगा, वी एज अ ह्यूमन रिसोर्स इंटरप्रेट करेंगे। ओके, द इंटरनेट हैज असिस्टेड इन डिक्रीजिंग द डैश इन इशूइंग फाइनेंशियल रिपोर्ट टू यूजर्स। क्या हमने
क्या कम हुआ है इंटरनेट की वजह से? ऑब्वियसली द टाइम गैप, राइट? नेक्स्ट इज द डैश यूजर्स आर द ग्रुप्स आउटसाइड द एंटिटी. अब आउटसाइड द एंटिटी कौन अपने डिसीजंस बना रहे हैं? एक्सटर्नल यूजर्स. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन इज सेट टू बी रेलिवेंट. इंफॉर्मेशन को हम रेलिवेंट कब बोलेंगे? when it is free from bias. when it is free from bias, जब इसमें कोई भी एरर नहीं होगा या किसी भी एक बंदे के पक्ष में नहीं होगी. द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद व्हाट? इट स्टार्ट्स विद, हमने पढ़े थे स्टेप्स, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन. सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाइंग द transactions and it ends with what? end वाला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? कम्युनिकेटर. तो ये तो 4-5 स्टेप्स जो आप याद ही कर लो, आपकी डेफिनेशन भी हो जाएगी, प्रोसेस भी हो जाएगी. अकाउंटिंग मेजर्स द बिजनेस टर्म्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट्स. फाइनेंशियल नेचर है मॉनेटरी यूनिट्स. Identified and measured economic units should be recorded in what? Recorded in timely manner. Timely manner को हम date wise सब कुछ record करते हैं. So date wise record करने को हम क्या बोलते हैं? Chronological order. So this was all the questions. Okay, next move to next topic. नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. कि एक अच्छी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होने के लिए क्या क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक इन्फॉर्मेशन में, जिसको हम एक गुड इन्फॉर्मेशन मान सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट वन इज रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी मतलब कि हम इजीली उस इन्फॉर्मेशन पे रिलाई कर सकते हैं. तो रिलाई होने का मतलब क्या है? कि जो यूजर्स हैं, जो हमारे यूजर्स हैं, वो इंफॉर्मेशन पे क्या हो? इंफॉर्मेशन पे डिपेंड हो सके. अब जो रिलायबिलिटी है वो बेसिकली 2 तरीकों से आ सकती है. फर्स्ट है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन. कोई भी धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए. जो भी हमारी एक्चुअल ट्रांजैक्शंस है, एक्चुअल इवेंट्स हैं, उसी में दिखाना है. मतलब कुछ भी इधर उधर नहीं करना. उसको बोलते हैं फेथफुल रिप्रेजेंटेशन. मतलब हम कुछ भी इन्फ्लेट नहीं कर रहे, या हम जानबूझ के अपने एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं दिखा रहे ताकि हम प्रॉफिट कम दिखाएं, या फिर हम अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छे करने के लिए अपने प्रॉफिट को अननेसेसरीली इन्फ्लेट नहीं कर रहे. उसको बोलते हैं फेथफुल रिप्रेजेंटेशन. मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू. फेथफुल इंफॉर्मेशन के साथ साथ इट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स. सपोज जो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं वो किसी रिलेटिव की बना रहे हैं, रिलेटिव से बहुत अच्छी खासी बनती, तो हम उसकी सुन रहे हैं और गलतियों को इग्नोर करके एक बैलेंस शीट बना रहे हैं. तो ये क्या होगा? बायसनेस ही होगी ना. तो दिस इज कॉल्ड फ्री फ्रॉम बायस. तो रिलेबिलिटी होने के लिए ये चीज़ें होनी जरूरी है. अब रेलेवेंस का मतलब क्या है? रेलेवेंस का मतलब आता है मेनली टाइम पे. अब टाइम मतलब कि जो भी मैंने डिसीजन लेना है, वो मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे डिसीजन के टाइम पे अवेलेबल होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि मैंने आज इन्वेस्टमेंट करनी है और मैं पिछली 2 साल पुरानी इन्फॉर्मेशन लिख रही हूँ. नहीं, मुझे फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन चाहिए और मेरे को सही टाइम पे वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए. इट शुड बी अवेलेबल इन टाइम. और रेलेवेंस का मतलब है कि ऐसे ही कोई फालतू तुम उठा के कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो. नहीं, अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन सारी आनी चाहिए. उसके बाद है अंडरस्टैंडेबिलिटी. अब अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब है कि कहीं तुम ऐसे बहुत सारी अकाउंटिंग टर्म्स लेके आ रहे हो, बहुत डिफिकल्ट इंग्लिश बिजनेस कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हो कि जो लेमन बंदा है, जो सिंपल बंदा है, वो समझ ही नहीं पा रहा. तो एटलीस्ट तुम्हारी जो लैंग्वेज है वो इतनी सिंपल होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए कि एवरीवन शुड बी एबल टू मेक ए इंटरप्रिटेशन आउट ऑफ इट. तो अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए. एंड द लास्ट वन इज कंपेरेबिलिटी. अब हमने डिसीजन लेना है. हम कभी भी एक कंपनी के फाइनेंशियल देख के डिसीजन नहीं लेते. हम देखते हैं उसके साथ के उसके सिमिलर जो चीज़ें हैं, सिमिलर वाली जो इंडस्ट्रीज हैं, उसके साथ हम पहले उसको कंपेयर करेंगे. किसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है.
एंड देन हम देखेंगे कि हाँ किस में लगाना सही रहेगा, किस में हमारी इन्वेस्टमेंट करनी सही रहेगी। दीज आर द 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको बहुत ध्यान से लर्न करना है। फर्स्ट वन इज रिलायबिलिटी, सेकेंड वन इज रेलेवेंस, थर्ड वन इज अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड फोर्थ वन इज कंपेरेबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है इस पूरे चैप्टर में, राइट। आफ्टर दैट it's a flow to understand. Okay, let's see qualitative characteristic information. हम क्वालिटी अब किसको चाहिए होगी, ऑब्वियसली यूजर्स को, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज यूजर्स को चाहिए होती है ताकि वो एक अच्छा डिसीजन बना सके। उसके बाद डिसीजन मेकर, ओके फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडेबिलिटी, तो हमने कब पढ़ा, थर्ड पॉइंट पढ़ा अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब अंडरस्टैंडेबिलिटी होगी तो हमारा डिसीजन यूजफुल होएगा। यूजफुल किस बेसिस पे होगा, रेलेवेंस होनी चाहिए, थर्ड वन इज रिलायबिलिटी होनी चाहिए। अब रेलेवेंस का क्या मतलब है, रेलेवेंस मतलब टाइमलीनेस, अवेलेबल इन टाइम, फीडबैक होनी चाहिए, डेडिकेटेड वैल्यू होनी चाहिए। रिलायबिलिटी मीन्स फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है, वही फ्री फ्रॉम बायस, एंड वेरीफाइबिलिटी मतलब कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, कि अगर हम क्रॉस चेकिंग करें तो आंसर शुड बी द सेम। एंड द लास्ट वन इज कंपेरेबिलिटी। ओके, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कितनी तरह की होती है, फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है जो हमने ऊपर पढ़ा, दिस इज जो मेन ब्रांच है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मेजर करते हैं, फिर कम्युनिकेट करते हैं। दिस इज अबाउट द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो बेसिक सेल परचेज ट्रांजैक्शन है, जो हमारी इकोनॉमिक डिसीजंस यूज करते हैं, जो मेन बेसिक अकाउंटिंग होते हैं, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब एक और तरह की अकाउंटिंग है, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग है कि हम सिर्फ देखते हैं कि एक प्रोडक्ट को बनाने में या फिर एक सर्विस को रेंडर करने में हमें कितनी कॉस्ट लग रही है, हम सिर्फ किस चीज़ को यहाँ पे मेन रखते हैं, कॉस्ट के नज़रिए से सब कुछ देखते हैं। उसके बाद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस पे देखेगा कि उसके जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उसके टारगेट्स हैं, वो सब कंप्लीट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, राइट। दैट वाज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, हम अकाउंटिंग करते हैं, हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, इसकी मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फर्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जितनी भी हमने बिजनेस में ट्रांजैक्शन की है उस सब का एक रिकॉर्ड होना चाहिए, और यहाँ से ही एक वर्ड निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं व्हाट, जिसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होती है, बुक कीपिंग यही होती है कि हम जितने भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं इसको एक अच्छे मैनर में, इसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम मेंटेन करके रख रहे हैं, क्योंकि यही जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इवेंट्स हैं, ये आगे जाके हमारे लिए क्या बनेंगी, हमारी जो फाइनल रिजल्ट होगा, समरी स्टेटमेंट्स होगी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी, उसका बेस बनेगी, राइट। उसके बाद अगर एक बार हमने बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर ली रिकॉर्ड, उसके बाद मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट या लॉस निकालना। तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी है ताकि हमें पता लगे कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स लेके आनी है, या फिर हम क्या चीज़ गलत कर रहे हैं कि हम लॉस में जा रहे हैं, राइट। उसके बाद है डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, अब हम जैसे आपने सुना होगा, फर्स्ट वन इज बैलेंस शीट। आई नो इट्स टू अर्ली टू से, बट स्टिल अ ब्रीफ आइडिया। बैलेंस शीट हमें क्या, बैलेंस शीट एंड द सेकेंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस होता है हमारे पास, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये हमें क्या बताएगा, ये हमें परफॉर्मेंस बताएगा, ओके। अब बैलेंस शीट हमें क्या बताएगी, बैलेंस शीट हमें बताएगी पोजीशन, हमारी पोजीशन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन, कि हमने एक्स्ट्रा पैसे बोरो कर रखे हैं या फिर हमने एक्स्ट्रा पैसे हैं जो लोगों से लेने हैं। हमारी एक्चुअल में पोजीशन क्या है, हमारे पास कितना कैश पड़ा है, हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, कितना स्टॉक पड़ा है एज ऑन द डेट, ओके। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो जो बैलेंस शीट बनती है वो क्या बनती है हमेशा एज ऑन 31 मार्च। तो पोजीशन भी हम क्या देखेंगे, एज ऑन 31 मार्च। और प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनता है, फॉर द ईयर, कि पूरे साल में ड्यूरिंग द होल ईयर हमने क्या ट्रांजेक्शन्स की और उसमें हमारा क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा।
नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, और एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये भी है, जो यूजर्स, जो पीपल हमारे साथ कनेक्टेड है, हमारे क्रेडिटर्स हैं, हमारे सप्लायर्स हैं, या बैंक है जिसने हमें लोन दिया, या जो गवर्नमेंट है, जो भी हमारे रेगुलेटर्स हैं, जो सेबी है, जो कुछ भी है, उन सबको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है. लेट्स रिकॉल्स वन, मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, calculation of profit and loss, depiction of financial position, and providing accounting information to users. So just go through this. Okay, let's do our next exercise. Test of understanding 3. ये सब आपको NCERT बुक्स में देखने को मिलेगा. Understanding, test of understanding which stakeholder group. This is on the base topic कि internal users और external users है जो उनके बारे में है ये. ओके, तो माना है कि कौन सा stakeholder group would be most interested in what VAT and other liabilities of the firm. हमारी liabilities and tax हमने जो पे करना है सरकार को, उसके लिए टैक्स पे करना है किसको, सरकार को, तो उसके लिए सबसे ज्यादा कौन एक्साइटेड होगा, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर. ओके, सेकेंड वन इज द पोटेंशियल टू पे अवार्ड्स एंड बोनस डील्स. हम किसको पे करते हैं, एम्प्लॉइज को, और इसके लिए कंसर्न कौन होगा, मैनेजमेंट, क्योंकि पे किसने करना है, मैनेजमेंट ने करना, राइट, मैनेजमेंट. नेक्स्ट है द एथिकल और एनवायरमेंटल एक्टिविटीज ऑफ द फर्म. के लिए कौन होगा, जो भी हमारे साथ सोशल बंदे जुड़े हुए हैं, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप. अब जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक परचेज डिपार्टमेंट है, वैसे ही एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप होता है जिसके पास होता है कि हाँ, कि जो हमारे साथ बंदे कनेक्टेड हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कुछ अनफेयर तो नहीं हो रहा, हम चाइल्ड लेबर तो नहीं लगा रहे, जो सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन को ख्याल में रखते हैं. नेक्स्ट है वेदर द फर्म हैज अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर, कि हमारी फर्म है जो कहीं बंद तो नहीं हो जाएगी, अब लॉन्ग टर्म फ्यूचर है कि नहीं. किसका होगा, जनरली लेंडर्स का, जो हम हमें पैसे दे रहे हैं. प्रॉफिटेबिलिटी और शेयर परफॉर्मेंस पे कौन होएंगे, जो भी हमारे सप्लायर्स हैं एंड क्रेडिटर्स हैं. एंड नेक्स्ट है द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू कैरी ऑन प्रोवाइडिंग अ सर्विस, हमारे कस्टमर्स ऑब्वियसली के, अब जैसे लड़कियां हैं वो डव यूज करती हैं, तो उनका कंसर्न क्या रहेगा, क्या डव आगे भी बनाता रहेगा प्रोडक्ट्स या फिर अपनी सर्विसेज देता रहेगा, कस्टमर का ही कंसर्न होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग 3. बहुत ही छोटा सा सेक्शन बचा है, लेट्स कंप्लीट इट वेरी क्विकली. रोल ऑफ अकाउंटिंग. अब रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, इट रिड्यूसेस द रोल ऑफ अकाउंटिंग है कि अकाउंटिंग ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या बेनिफिट्स आए हैं, अकाउंटिंग के आने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं. तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि जो मास ऑफ डेटा है, जो हमने पूरे साल में इतने ट्रांजेक्शन करते हैं, उसको क्या किया, उसको समराइज कर दिया किसमें, ऑपरेशनल रिजल्ट्स ऑफ एंटिटी में. ओके, सेकेंड वन इज इट इज रिगार्डेड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था. इट रिलेट्स टू पास्ट ट्रांजेक्शन, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जैसे 31 मार्च अब खत्म होता है, हम उसके बाद अकाउंटिंग शुरू करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन है उसको समराइज करना स्टार्ट करते हैं. तो ये सब क्या है, ये सब पास्ट इंफॉर्मेशन है. पास्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस, पास्ट इंफॉर्मेशन पे हम ये अकाउंटिंग अप्लाई करते हैं. ये जो हमने पढ़ा ना, आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, ये सब किस पे अप्लाई करते हैं, पास्ट ट्रांजेक्शंस पे अप्लाई करते हैं. पास्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं, राइट, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन. ओके, उसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्वांटिटेटिव एंड फाइनेंशियल इन नेचर होती है अकाउंटिंग. हमेशा हम कभी ये रिकॉर्ड करते हैं कि हमारा ये जो सपोज करो एक फर्म है, उसमें हमारा अकाउंटेंट है, सपोज मैं लगा लेती हूँ अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट की क्या वैल्यू होगी जी, हम कभी नहीं मेजर करते. हम हमेशा फाइनेंशियल नेचर की जो ट्रांजेक्शंस हैं या जिनका क्वांटिटेटिव नेचर है, जिनको हम मेजर कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स, उसी को अकाउंटेंट करते हैं. Therefore, ये क्वालिटेटिव और नॉन फाइनेंशियल डाटा को अकाउंटेंट नहीं करता. उसके बाद है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग. देयर आर सम एमसीक्यूज. लेट्स सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, बॉट फर्नीचर ऑफ
10,000 फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए है तो ये है पेड सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। सन की फी पे करी है बैंक अकाउंट से, एंड नेक्स्ट है सन फी फ्रॉम बिजनेस पे करिए, तो ये तो है हमारी, तो सी है जो दिस इज नॉट आर business transaction. Dipti wants to buy a building for a business today. Which of the following is the relevant data for a decision? उसने building लेनी है, अब building लेने के लिए relevant data क्या है, वो क्या check करेगी? Similar business acquired the building in 2000 for 10 lakh. Building cost details of 2003. Wait a minute. I am in middle of something. I'll call you back. Okay, where were we? We were Dipti want to buy a building for a business today. Which of the following is the relevant data for his decision? Similar business acquired the required building in 2000 for 10 lakh. This is what? This is comparability जो हमने characteristics पढ़ा कि आज की डेट में comparability आ गया फर्स्ट। अगर सेकंड इसमें क्या आया, अच्छा बताओ, इसमें आ गया रेलेवेंस कि जो इंफॉर्मेशन है वो आज की टर्म्स में प्रेजेंट है। बिल्डिंग कॉस्ट डिटेल्स ऑफ 2003 हमने क्या ही करनी है, 1908 की हमने नहीं करनी, अब 2005 में नहीं, तो फर्स्ट वन इज द मोस्ट रेलेवेंट which is the last step of accounting. हमने बहुत बार पढ़ा, last step is always communication. Which quantitative characteristic is reflected when accounting information is clearly present? अगर हम accounting information को clearly present करेंगे तो कौन सा characteristics होएगा? That is understandability. Use of common unit of measurement and common format of reporting प्रमोट्स। अगर हम कॉमन यूनिट यूज करेंगे सारे और कॉमन फॉर्मेट यूज करेंगे, कॉमन यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो कंपेरेबिलिटी है वो इजी हो जाएगी। अगर सभी के सभी इंडिया में रुपीज में कर रहे हैं तो दैट विल बी इजियर टू कंपेयर। अगर एक फर्म यूएस डॉलर्स में अपनी फाइनेंशियल्स बना रही है और एक रुपी में बना रहे हैं, तो कंपेरेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो रेलेवेंस है, जो स्पिरिट है, वही खत्म हो जाएगी। सो दैट इज व्हाई इट्स आंसर इज कंपेरेबिलिटी। ओके, सो दिस वाज ऑल। जो बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।